लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये प्रचार का शोर गुरुवार की शाम को थम गया। बीते कुछ महीनों में विभिन्न सियासी दलों की तरफ से जनता को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करने की खातिर तमाम तरह के नारे गढ़े हैं। चुनावी नारों के इस शेर में इस बार बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे को लेकर पक्ष और विपक्ष नेता दोनों तरफ के लोगों ने खूब बातें की। अब इस नारे ने बीजेपी का फायदा पहुंचाया या नुकसान, यह तो 4 जून को मतगणना के दिन साफ हो जाएगा। बता दें कि 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नारों ने खूब चर्चा बटोरी। पहले चुनाव में जहां पार्टी का नारा अब की बार मोदी सरकार छाया रहा, वहीं 2019 में मैं भी चौकीदार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस बार भी मैं हूं मोदी का परिवार और अब की बार 400 पार लोगों की जुबान पर छाया रहा। इसके अलावा मोदी की गारंटी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि इन सभी नारों पर अब की बार 400 पार भारी पड़ा, क्योंकि विपक्ष ने भी इस नारे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने इस नारे की आड़ में बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा देने का आरोप लगाया। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचते ही विशेष जांच दल ने कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें जज के सामने पेश किए जाने की संभावना है। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियोकॉन के मुख्य आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक प्रज्वल म्यूनिख से लुफ्तांसा एयरलाइन के बिजनेस क्लास का हवाई टिकट बुक किया था। टिकट बुक करते समय रेवन्ना ने अपना संपर्क नंबर और ईमेल आईडी नहीं साझा की थी। एसआईटी प्रज्वल के विमान में चढ़ने पर नजर रखने के लिए एयरलाइन और अधिकारियों के साथ पहले से ही समन्वय कर चुकी थी। जानकारी के मुताबिक 1 महीने बाद 31 मई को प्रज्वल के बेंगलुरु लौटने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बाद में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे एसआईटी को सौंप दिया है। गिरफ्तारी के बाद एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बेंगलुरु में सीआईडी के कार्यालय पहुंचे। यहां से रेवन्ना को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। वही विशेष जांच दल बेंगलुरु हवाई अड्डे से 2 सूटकेस ले गई है। गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल ने पहले से ही एक वीडियो संदेश जारी कर 31 मई को भारत वापसी घोषणा की, जिसके बाद से ही बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए पहले से तैयार थी। पिछले दिनों इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क के गुप्त धन मामले में सभी 34 आरोपों में दोषी पाया गया है। ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के फैसले का उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने विरोध किया और अपने पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन किया। बता दें कि 77 साल के ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे इस मुकदमे को अपमानजनक और दंडनीयपूर्ण बताया। उन पर साल 2016 में व्हाइट हाउस में आने से पहले पूर्व पॉर्न स्टार स्टार्म डेनियल्स के साथ अपने यौन संबंधों को छिपाने के लिए व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगा। इस मामले में 34 आरोप, 11 चालान, 12 वाइचर और 11 चेक पेश किए गए हैं। 12 संसदीय ज्यूरी के सर्वसम्मति से हशमानी आपराधिक मामले में फैसले पर पहुंची। इसके बाद रिपब्लिकन से सदस्यों ने ट्रंप के लिए समर्थन जाहिर किया। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप के करीबी सहयोगी और विश्वास पत्र का रूप में उभरे भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने कहा कि इस फैसले का असर उल्टा पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, अभियोजक एक राजनेता है जिन्होंने ट्रंप को बर्बाद करने की धमकी दी थी। न्यायाधीश की बेटी एक डेमोक्रेट है जिन्होंने मुकदमे से कई डॉलर जुटाए हैं, जबकि उनके पिता ने इसकी अध्यक्षता की। ज्यूरी के निर्देशों में कहा गया है कि उन्हें दोषी ठहराए जाने के लिए अपराध पर सहमत होने की जरूरी नहीं है। भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू करने से पहले न्यूयॉर्क में अपने पहले ट्रेनिंग सीजन में जमकर पसीना बहाया। भारत को 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलना है और उससे पहले रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मुकाबला खेलेगी। अभ्यास सीजन के दौरान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने करीब घंटे पर गेंदबाजी की और बल्लेबाजी का अभ्यास भी किया है। भारतीय टीम ने न्यूयॉर्क में बने गए नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
स्टेडियम में अभ्यास किया। टीम के ट्रेनिंग सीजन के दौरान न्यूयॉर्क में मौसम सुहाना रहा। हालांकि इसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शामिल नहीं थे क्योंकि वह अभी टीम से नहीं जुड़े हैं। कोहली गुरुवार रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए थे और वह जल्द ही टीम से जुड़ने वाले हैं। हालांकि कोहली के बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मुकाबले में खेलने पर संशय बरकरार है। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव नेट्स पर बल्लेबाजी के लिए सबसे पहले आए हैं। इन दोनों बल्लेबाजों को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने गेंद कराई है। दिलचस्प बात यह रही है कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने और मोहम्मद सिराज को भी नेट पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और इसके बाद इन दोनों ने गेंदबाजी अभ्यास भी किया। लंबी चलेगी दोस्ती या फिर होगी खटपट? सपा और कांग्रेस लंबी दोस्ती के लिए रणनीति बना रहे हैं। 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटकों को बैठक होगी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक सवाल अक्सर ही उठता है कि क्या सपा और कांग्रेस की दोस्ती लंबी चलेगी या फिर पूर्व की तरह चुनाव होते ही गठबंधन बिखर जाएगा। इन सब चर्चाओं के बीच सपा और कांग्रेस लंबी दोस्ती के लिए रणनीति बना रहे हैं। 1 जून को दिल्ली में इंडिया के प्रमुख घटकों की बैठक होगी जिसमें भविष्य की कार्य योजना भी तैयार होगी। वही 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ था लेकिन परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए। चुनाव होते ही यह गठबंधन तार-तार हो गया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर खूब तीर चलाए। इसी तरह वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा। इस चुनाव में सपा को कुछ अधिक हासिल नहीं हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद दोनों पार्टियों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया है जो कि इस समय चरम पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे पर शब्द बना चला रहे हैं। विगत इतिहास को देखते हुए यूपी में सपा और कांग्रेस के रिश्तों के भविष्य को लेकर सवाल उठाना लाजमी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में नौतपा के दौरान गर्मी का सितम जारी है। बीते दिन यहां अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सापेक्षिक आर्द्रता 36 दर्ज की गई है। आईएमडी ने अनुसार आज और कल धूल भरी आंधी या सामान्य आंधी चलने की संभावना है। देश की राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में नौतपा के दौरान गर्मी का सितम जारी है। बीते दिन यहां अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही सापेक्षिक आर्द्रता 36 दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार और कल को धूल भरी आंधी या सामान्य आंधी चलने की संभावना है। वही आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वही 2 जून को आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार में राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। पटना समेत जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय के बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही यहां 30 से लेकर 40 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलेगी। वही मेघ गर्जन व हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, नवादा, जमुई, भागलपुर, अररिया, किशनगंज में तेज हवा के साथ आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी की गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को डूंगरपुर मामले में सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2019 में अबरार ने दर्ज कराया था जिसके सांसद पर घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने का आरोप लगाया गया था। सपा नेता और वादी के घर को जबरन खाली कराने और बुलडोजर से उसे गिरने का भी आरोप लगाया। मामले में एक अन्य आरोपी बरकत अली को भी दोषी पाया गया है और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई है और उस पर कुल 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्या मामला था, किस मामले में सजा हुई है? आजम खान को जो कल जिस मामले में दोष सिद्धि की गई थी उसमें आज सजा सुनाई गई है जिसमें इनको जो कारावास मिला है वो 10 साल की सजा है और सारे जितने भी सेक्शंस हैं उनमें कुल मिला के जुर्माना 14 लाख है। मामला क्या था? ये जो मामला था डूंगरपुर बस्ती से संबंधित मामला था जिसमें वादी अबरार द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था थानागंज पर 2019 में घर। गुरुग्राम के मानेसर में एक कपड़ा निर्माण इकाई में 30 मई को भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंच गई है और आग बुझाने के प्रयास जारी है। आगे लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन पर विशेष सीबीआई अदालत के फैसले पर बोलते हुए अधिवक्ता प्रदीप दत्ता के 30 मई को कहा कि अदालत ने दोनों गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया और छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला जय शेट्टी की हत्या का है, जो मुंबई में होटलों की एक श्रृंखला के मालिक थे। उन्हें छोटा राजन और रवि पुजारी से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थी। उन्होंने खुद को अपने परिवार को दी गई जान से मारने की धमकियां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह सिर्फ 1998 से लेकर 2000 के बीच हुआ। जय शेट्टी के बेटे मोहन और मनोहर ने भेजी गई शिकायतों को मंजूरी दी थी। कुछ शिकायतों ने मोहन लेखक था, इसलिए उन्हें मंजूरी दे दी गई थी। अदालत ने दोनों गवाहों के साक्ष्य को लेकर स्वीकार कर लिया है। हर मामले में हर धारा में आजीवन कारावास है, जो इसे 3 आजीवन कारावास और प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना और प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए जमा करने का प्रावधान करता है। छोटा राजन के खिलाफ गंभीर अपराधों के 7 से लेकर 8 ऐसे मामले अभी भी लंबित है, एडवोकेट प्रदीप घारत ने कहा है। ये मर्डर का मामला सन 2001 और मई के 4 तारीख को जया शेट्टी करके जो होटल बिजनेस जिनका था, उनकी मर्डर हो गई थी। उनके बम्बई में एक 4 या 6 तक होटल है, यानी ग्रैंड रोड में है और खार में है। और ये जो मर्डर छोटा राजन गैंग ने की थी दोपहर के टाइम में, उनके होटल में, उनका गोल्डन क्राउन करके होटल है ग्रैंड रोड में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता और जादवपुर में पद यात्रा की। जादवपुर और कोलकाता दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा।